बीएससी पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का टॉपिक है क्वाड्रपोल मोमेंट अर्थात चतुर्ध्रुव आघूर्ण। देखो बच्चों कि अगर एक आवेश के कारण आघूर्ण होता है तो हम उसको एकल ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। दो आवेशों के कारण आघूर्ण होता है तो हम उसे द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण जो है उसमें खास बात ये होती है कि दोनों आवेश का परिमाण समान तथा जो प्रकृति है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। इसी प्रकार से यदि दो या दो से ज़्यादा आवेश होते हैं, दो से ज़्यादा आवेश यानी कि चार आवेश हैं, तो चार आवेशों को हम क्या कहते हैं? चतुर्ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। चतुर्ध्रुव आघूर्ण न केवल हम ये कह सकते हैं कि ये आवेशों का समूह है, उसके कारण से एक आघूर्ण उत्पन्न होता है, तो इसलिए नाभिक में हम ये कहते हैं कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि नाभिक में धनात्मक आवेश होता है। किसके कारण होता है? वो प्रोटॉन के कारण। क्योंकि प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, इसलिए हम ये कहते हैं कि नाभिक का आवेश जो है वो धनात्मक होता है। अब यदि हम यहाँ पर एक ये स्फेरिकल शेप मानी हुई है, सतत आवेश वितरण माना हुआ है हमने, इसमें यहाँ पर कोई अल्पांश है जिसका अल्पांश आयतन कितना है? dv, और ये इस मूल बिंदु O से r दूरी पर स्थित है। अब यहाँ से a दूरी पर z अक्ष पर कोई बिंदु है A, तब यहाँ पर इस a दूरी पर जो बिंदु है इस पर हमें अपने को चतुर्ध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर O से इस आयतन अल्पांश का स्थिति सदिश वेक्टर r है, इस अल्पांश से इस बिंदु का स्थिति सदिश वेक्टर a है, और मूल बिंदु O से ए पॉइंट तक का स्थिति सदिश कैपिटल वेक्टर r है जो कि z अक्ष की दिशा में है। अब जो अल्पांश आयतन है वो z अक्ष से थीटा कोण बना रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये कितना कोण बना रहा है? थीटा। तो इस मान लीजिए कि ये जो आयतन अल्पांश है इसमें आवेश घनत्व का मान रो है। रो होने के कारण से इसका कुल आवेश हो जाएगा dq बराबर रो इंटू dv, यानी कि इसमें जो समाहित जो आवेश होगा वो होगा आवेश घनत्व गुणा आयतन। रो क्या है? आवेश घनत्व है। dv क्या है? आयतन। तो रो इंटू dv। अब z अक्ष पे एक बिंदु हमने माना था A, जिसके निर्देशांक हैं 0, 0 और r। इस पर अक्ष निर्देशांक 0 है, y निर्देशांक 0 है, और z अक्ष से कितनी दूरी है? r। ये स्थित है। इसकी अल्पांश dv से दूरी कितनी बताई थी? a है। तब इस अल्पांश आवेश के कारण a पर विद्युत विभव कितना होगा? d फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन dq अपॉन a। ये वेल नोन सूत्र है जो कि हम 12वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि विभव v बराबर होता है kq अपॉन r। तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या लिखी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन 0 नहीं यूज करके हम एप्सिलॉन यूज कर रहे हैं, माध्यम की परमिटिविटी यूज कर रहे हैं। और ये dq क्या है? इसमें आवेश, और a इस बिंदु से इस आयतन अल्पांश से इस बिंदु की दूरी a है। तो अब dq का मान रख दिया जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन रो इंटू dv अपॉन a हो जाता है, जहाँ पर एप्सिलॉन माध्यम की क्या है? विद्युतशीलता है। अब संपूर्ण नाभिक के संपूर्ण आवेश वितरण के कारण A पर कुल विद्युत विभव याद करने के लिए क्या कर सकते हैं? हम इसका समाकलन कर देंगे। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटीग्रेशन रो dv अपॉन A। अब A की वैल्यू अगर हम वेक्टर नोटेशन में बात करें तो वेक्टर ये जो स्मॉल r है ये प्लस वेक्टर A इक्वल टू क्या होना चाहिए? वेक्टर r, या सदिश नियम के बारे में बात करें तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी? वेक्टर r माइनस वेक्टर r, यानी कि कैपिटल R माइनस स्मॉल r। और A की मैग्नीट्यूड में वैल्यू जैसे हम निकालते हैं रूट r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2r इंटू r कोस थीटा, जहाँ पर थीटा अभी बताया था आपको उस आयतन अल्पांश dv की स्थिति को दर्शाने वाला ध्रुवीय कोण है, यानी कि z अक्ष से बनाने वाला कोण है। 1/a, क्योंकि हमारे को समीकरण जो 2 है उसमें 1/a का मान चाहिए, तो 1/a के लिए 1/r यहाँ से कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस 2r अपॉन r कोस थीटा की पावर माइनस हाफ, ये समीकरण 3 प्राप्त होती है।
अब हम द्विपद प्रमेय से इसका प्रसार कर सकते हैं। क्योंकि नाभिक का आवेश वितरण सीमित आयतन में होता है, अतः बाह्य बिंदुओं के लिए आर, जब जेड अक्ष का जो बिंदु है वो आर की सीमा बहुत ज़्यादा दूर है, तो द्विपद प्रमेय का उपयोग कर हम इसका प्रसार कर सकते हैं। और इसका प्रसार करेंगे तो 1/a का मान हमारे को ये प्राप्त होगा, 1/r, 1 प्लस r/r cos थीटा प्लस r²/2r², 3 cos² थीटा -1। ये समीकरण 4 द्वारा दर्शाया गया है। उपरोक्त समीकरण जो 2 आई थी, इसका प्रयोग जेड एक्स के सापेक्ष जो बिंदु था उसमें रो 1/a का मान रख देते हैं, तो 1/4πε 1/r रो dv ये पहला पद प्राप्त होता है, 1/r² रो r cos थीटा dv ये दूसरा पद प्राप्त होता है, और 1/2r³ रो r² 3 cos² थीटा -1 dv ये तीसरा पद प्राप्त होता है। और ये समीकरण हम डिनोट करते हैं समीकरण नंबर 5 से। अब इस समाकलन में देखिए, इस समीकरण 5 में जो प्रथम पद है इसमें रो आर dv इक्वल टू क्या लिखा गया है, p0 लिख दिया हमने। दूसरा जो पद है उसमें जो समाकलन है रो r cos थीटा dv, इसको हम रो r cos थीटा को हमने क्या लिख दिया है, z भी लिख सकते हैं, इसको लिख दिया है p1, ये दूसरा पद है। तीसरा पद जो है उसमें इंटीग्रेशन का जो मान है वह है रो r² 3 cos² थीटा -1 dv, और वापस cos थीटा r cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं, इसलिए 3z² -r² इस पद को हमने लिख दिया है p2। तो इस प्रकार से ये हमारे को समीकरण जो 6 है वह 3 पद देता है, p0 p1 p2। ये तीनों पद यदि एकल आवेश हो तो p0 आएगा, 2 आवेश हो तो p1 आएगा, और 2 से ज़्यादा यानी कि 4 आवेश हैं तो ये क्या आएगा, p2 आएगा। तो ये समीकरण 6 के मान 5 में रखने पर हमारे को ये समीकरण संख्या 7 प्राप्त होती है, जिसमें 1/4πε p0/r, फिर p1 दूसरे इंटीग्रेशन का मान रख दिया तो p1/r², और तीसरे में इंटीग्रेशन का मान रख दिया तो p2/2r³ का मान प्राप्त होता है, और समीकरण संख्या 7 द्वारा दर्शाया गया है। देखिए, प्रथम पद एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, द्वितीय पद द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विभव, तृतीय पद जेड अक्ष के अनुदिश चतुर्ध्रुव आघूर्ण के कारण विभव जैसे पद हैं। p0 को एकल ध्रुव, p1 को द्विध्रुव और p2 को चतुर्ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये वापस उसी को व्याख्या किया गया है यहाँ पर, मोनोपोल मोमेंट यानी कि एकल ध्रुव आघूर्ण p0 इक्वल टू रो r dv इक्वल टू क्या होता है, q होता है। नाभिक का आवेश क्या हो जाएगा, Ze, क्योंकि नाभिक में यदि Z संख्या में प्रोटॉन हैं और एक प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, इसलिए कुल आवेश कितना हो गया, Z × E, जहाँ पर Z परमाणु क्रमांक भी कह सकते हो, प्रोटॉन की संख्या भी कह सकते हो। द्विध्रुव आघूर्ण का Z घटक जो है P1 बराबर रो r Z dv, ये dz प्राप्त होता है, और चतुर्ध्रुव आघूर्ण का Z घटक P2 यानी कि इसको Q से लिखा जाता है। आज हम इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, P2 यानी कि Q रो r 3z² -r² इंटू dv। अब है नाभिक का चतुर्ध्रुव आघूर्ण। ये तो था जनरल डिस्क्रिप्शन की चतुर्ध्रुव आघूर्ण क्या होता है। अब हम बात कर रहे हैं, एकल ध्रुव आघूर्ण को छोड़ देंगे, द्विध्रुव आघूर्ण को छोड़ देंगे, अब हम बात करेंगे केवल चतुर्ध्रुव आघूर्ण पर। नाभिकीय विद्युत द्विध्रुव सभी नाभिकों की मूल अवस्थाओं और अनभ्रष्ट उत्तेजित अवस्थाओं के लिए शून्य होता है। यहाँ पर कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सभी नाभिकों की मूल अवस्था और नॉन डिजनरेट केस में उत्तेजित अवस्था जो है उनके लिए द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। इसे पेरेटी के संरक्षण नियम से भी समझाया जा सकता है। अतः नाभिक में आवेश वितरण को समझने के लिए चतुर्ध्रुव आघूर्ण ज्ञात होना आवश्यक है, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो गया, शून्य हो गया। अब अभी हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था कि नाभिक का चतुर्ध्रुव आघूर्ण इसी फॉर्मूले से दिया जा सकता है, जहाँ पर रो r इंटू डी क्या हो गया, आवेश हो गया। तो r अल्पांश आयतन dv के अंदर से दूरी z, इस दूरी का z अक्ष पर घटक है, तब आवेश वितरण प्रोटॉन के वितरण के कारण होता है।
क्योंकि नाभिक में दो प्रकार के कण होते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है, यानी कि चार्जलेस पार्टिकल है। तो नाभिक में आवेश वितरण केवल प्रोटॉन के कारण से होता है। यदि किसी आई हुए प्रोटॉन के निर्देशांक xi, yi, zi हैं, तब q का मान e 3zi² माइनस ri² से दिया जा सकता है। यहाँ पर इस फॉर्मूला में ये जो रो r इंटू dv था, ये कुल आवेश को शो करता है, इसलिए E का मान क्या आ गया, कुल आवेश आ गया। यहाँ पर समेशन लगा दिया है, यहाँ पर I = 1 to z, जितने प्रोटॉन होंगे उतना ऐड होता जाएगा। ये किसी एक प्रोटॉन के लिए, आई हुए प्रोटॉन के लिए ये फॉर्मूला लिखा गया है, जो समीकरण 9 से दर्शाया गया है। अब नाभिक में चतुर्ध्रुव आघूर्ण, यानी कि चतुर्ध्रुव आघूर्ण किसके कारण से हुआ, आवेश वितरण के कारण से हुआ। और यह जो आवेश की सममिति पर निर्भर करता है, चतुर्ध्रुव आघूर्ण किस पर निर्भर करता है, आवेश की सममिति, यानी कि चार्ज जो है उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। और चार्ज किसका है, केवल प्रोटॉन का चार्ज है, क्योंकि न्यूट्रॉन तो हमने बात करी कि चार्ज होता ही नहीं है, चार्जलेस है। इसलिए केवल प्रोटॉन किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है न्यूक्लियस के अंदर, उसी पर यह चतुर्ध्रुव आघूर्ण उसी पर निर्भर करता है। और आवेश वितरण के आधार पर नाभिक की 3 आकृतियां हो सकती है। पहली है गोलाकार, दूसरी है दीर्घक्ष गोलाभ और तीसरी है लघ्वक्ष गोलाभ। यहाँ पर आपके सामने 3 डायग्राम है। ये पहला है जो गोलाकार है, यानी कि इस समय नाभिक का चतुर्ध्रुव आघूर्ण क्या होगा, शून्य होगा। शून्य होगा यानी कि आवेश जो है नाभिक के अंदर सममित वितरित है, यानी कि सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित है, इसलिए इसकी आकृति कैसी होती है, गोलाकार। दूसरा देखिए दीर्घक्ष गोलाभ। दीर्घक्ष गोलाभ यानी कि अपन ये बात करते हैं कि खड़े अंडे जैसी आकृति होती है, इसको दीर्घक्ष गोलाभ कहते हैं। तीसरी आकृति जो है इसको ओवलेट स्पोरोइड भी बोलते हैं, अर्थात इसको बोलते हैं लघ्वक्ष गोलाभ आवेश वितरण। यदि आवेश वितरण z अक्ष के सापेक्ष ज़्यादा होता है तो आकृति ऐसी होती है, आवेश वितरण z अक्ष के सापेक्ष कम होता है तो आकृति ऐसी होती है। अब गोलीय सममित यानी कि आवेश वितरण की अवस्था में r² बराबर हम लिख सकते हैं x² + y² + z², क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि कोई स्थिति सदिश है r और उसके निर्देशांक है x, y, z, तो r² हो जाता है x² + y² + z²। तो r² की एवरेज वैल्यू 3z² के एवरेज वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। तो इस स्थिति में नाभिक का चतुर्ध्रुव आघूर्ण जो है वो शून्य प्राप्त होता है, यानी कि आवेश गोलाकार रूप में सममित रूप से वितरित है। अतः जिन नाभिकों के लिए विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण शून्य होता है उनमें आवेश वितरण गोलीय सममित होता है। यदि नाभिक का आवेश वितरण, जो दूसरा चित्र था खड़े अंडे जैसी आकृति, अर्थात आवेश वितरण z दिशा में तनित हो, तो हम कह सकते हैं 3z² इज ग्रेटर देन r², तब q इज ग्रेटर देन 0 होगा। ये जो सूत्र था 3z² माइनस r², आपके सामने जो सूत्र है उसमें ये वैल्यू रख के देख सकते हैं कि 3z² ग्रेटर देन r² हो गया तो q का मान 0 से ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार के नाभिकों के लिए दीर्घक्ष गोलाभ आकृति होती है। और जिन नाभिकों के लिए 3z² इज लेस देन r² होता है उनके लिए q इज लेस देन 0 होता है, और इस प्रकार के आवेश वितरण को लघ्वक्ष गोलाभ कहते हैं। और इनके लिए चतुर्ध्रुव आघूर्ण का मान 0 से कम होता है, और इस प्रकार के आकृति को लघ्वक्ष गोलाभ कहते हैं हिंदी में, और वैसे हम कहते हैं ओवलेट स्फेरॉइड। तो विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण नाभिक का एक महत्वपूर्ण गुण है, जिसके ज्ञान से नाभिक की संरचना और नाभिकीय बलों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। Q के प्रेक्षण लिखते समय E का भाग देने का एक रिवाज बन गया है, क्योंकि नाभिकों के चतुर्ध्रुव आघूर्ण की विमा क्षेत्रफल की विमा के समान लिखी जाती है, इसलिए ये E का भाग दे देंगे तो ये r² में आ जाता है और क्षेत्रफल की विमा में क्षेत्रफल की विमा में आ जाता है। अतः चतुर्ध्रुव आघूर्ण का मात्रक वर्ग मीटर
यह मीटर स्क्वायर लिखा जाता है क्योंकि चतुर्ध्रुव आघूर्ण का मान वर्ग मीटर में अति अल्प प्राप्त होता है, इसलिए सामान्यतः इसे बार्न में लिखा जाता है। और एक बार्न बराबर होता है 10⁻28 मीटर स्क्वायर। और सेंटीमीटर स्क्वायर में बात करेंगे तो एक बार्न बराबर होता है 10⁻24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज ये इसके नाभिक के चतुर्ध्रुव आघूर्ण के बारे में हमने चर्चा की है। मैं मानता हूँ कि इन 3 आकृतियों के से आपको समझ में आया होगा कि नाभिक की आकृति गोलाकार हो सकती है, दीर्घक्ष गोलाभ यानी प्रोलेट स्फेरॉइड हो सकती है, लघुवक्ष गोलाभ यानी कि ओबलेट स्फेरॉइड हो सकती है। यह आकृतियाँ नाभिक में आवेश वितरण को प्रदर्शित करती है।